बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सैयद मोहम्मद सिद्दीक अहमद और आज क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक का सिंध बोर्ड में जो नई बुक आई है 10th केमिस्ट्री की, उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बगैर इंतज़ार किए बगैर देर किए जल्दी से चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी बच्चों, जो इस बार सिंध बोर्ड की नई बुक आई है ना, मैट्रिक केमिस्ट्री की, उसमें कुल मिला के 8 चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम था केमिकल इक्विलिब्रियम, हमने पढ़ा वो। सही है सर। अब जो दूसरा चैप्टर है ना, इस दूसरे चैप्टर का नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। यानी इस चैप्टर में 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। अब मेरे इस राइट पॉइंटर को जो तुम्हारे सामने घूम रहा है उसको गौर से देखना और मेरी आवाज सुनना, तो मैं इंशाल्लाह चैप्टर काफी हद बल्कि पूरा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो सिंध बोर्ड 10th क्लास केमिस्ट्री की नई बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं एसिड से ना। ये एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, और ये जो 3 तस्वीरें तुम्हारे सामने मौजूद हैं, ये इंशाल्लाह तुम्हें आगे चल के समझ में आ जाएंगी इनका मकसद क्या है, ये तस्वीर क्या कह रही है। अच्छा बेटा, ये सब तो हम जानते हैं कि जो चीज कुदरत में अल्लाह ताला ने बनाई है ना, नेचर में जो अल्लाह ने पहले से पैदा कर दी है, उसकी नकल इंसान ने बनाई है। इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत तो दी है कि वो नेचर को कॉपी करके आर्टिफिशियल बना सकता है। आई मीन ऑर्गेनिक को कॉपी करके इनऑर्गेनिक बना सकता है। मतलब जो चीजें अल्लाह ने कुदरती तौर पे खुद से बनाई है ना, वो सारी नेचुरल चीजें कहलाती हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और उनकी कॉपी करके जो इंसान बनाता है वो सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। उनको हम सिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं और उनको हम इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। तो इन सिंपल जो कुदरती तौर पे बनने वाली चीजें, दे आर कॉल्ड नेचुरल या ऑर्गेनिक, और जिनको इंसान कॉपी करके बनाता है कुदरत की कॉपी करके, वो कहलाते हैं आर्टिफिशियल या सिंथेटिक या फिर इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियत तो दी है कि इंसान अल्लाह की चीजों की कॉपी करके, कुदरत की कॉपी करके ऑर्गेनिक को देख के इनऑर्गेनिक बना सकता है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को इतनी सलाहियत नहीं दी कि खुद से कोई चीज बना सके। जैसे अल्लाह ने इंसान बनाए, इंसानों ने रोबोट बनाए। अल्लाह ने दरख्त, पौधे, फूल, चरिंद ये बनाए। तो इंसान ने दरख्तों की कॉपी करके आर्टिफिशियल फ्लावर्स बनाए जो इंसान घरों में लोग रखते हैं सजावट के लिए। अल्लाह ताला ने चरिंद परिंद बनाए, इंसानों ने उसके स्टेचूज बनाए। यहाँ यहाँ तक कि आज इस हद तक पहुंच चुके हैं कि कुछ बर्ड्स वगैरह जो होती है ना, पहले के दौर में तो बर्ड्स जो हैं उनके शेप बना के आर्टिफिशियल तौर पे ड्राइंग रूम में रख दिए जाते थे शोपीस के लिए। लेकिन अब जो बर्ड इंसान आजकल बना रहे हैं उसमें मशीन्स लगा दी हैं, वो बोलती भी है, उड़ती भी है, मतलब थोड़ा सा मूवमेंट भी करेगी, और जो है रिमोट कंट्रोल बर्ड्स भी हैं। लेकिन सब की सब कॉपी है, वैसी बिल्कुल नहीं हो सकती जैसे अल्लाह ने बनाई है। तो इंसान हर वो चीज को बना सकता है जिसको अल्लाह ने बनाया है। अल्लाह की चीज की कॉपी कर सकता है इंसान, मोहताज है अल्लाह ताला का। लेकिन जिसको अल्लाह ने पैदा नहीं करा, फिर इंसान उसको नहीं बना सकता। हम अक्सर सुनते हैं कि ये वाला एसिड इसने बनाया, ये वाला एसिड उसने बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन ऐसे हुई। लेकिन जरूरी बात यह है कि क्या अल्लाह ताला ने एसिड्स को खुद से बनाया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने क्या एसिड्स को बनाया भी है या नहीं। देखो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जब तुमको ये बात समझ में आ जाएगी ना, अगर कि अल्लाह ने जो चीज बनाई है उसकी कॉपी इंसान ने बनाई है, तो तुमको ये बात पता होगी कि अगर एसिड्स को इंसान बना रहा है और इस दौर में भी बना रहा है, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे कहीं ना कहीं एसिड्स को खुद से बनाया है। हमारे खाने पीने की चीजों में या कहीं ना कहीं एसिड को अल्लाह ने मौजूद रखा है। हम साइंस में जो कुछ पढ़ते हैं ना, केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अब साइंस की 5 ब्रांचेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है। ये सब साइंस की ब्रांचेज हैं। साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर, कुदरत के बारे में पढ़ना। तो जो चीजें अल्लाह ताला ने कुदरत में रखी हैं वही हम यहाँ पढ़ेंगे। जिनको अल्लाह ताला ने कुदरत में नहीं रखा, जो अल्लाह ने नहीं बनाई, वो ऑब्वियसली सी बात है हम साइंस के किसी भी ब्रांच में नहीं पढ़ सकते। तो अगर मैं एसिड्स की बात कर रहा हूँ जो तुमको मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब अल्लाह ताला ने एसिड्स को कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में, किसी न किसी शक्ल में मौजूद रखा है। जब भी एसिड्स हम पढ़ रहे हैं, और इंसानों ने भी जब भी एसिड्स बनाए, तो सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने एसिड्स को कहाँ कहाँ किन किन सूरतों में छुपा के रखा हुआ है या मौजूद रखा है। अल्लाह ताला ने तो चीजों को कायनात में पैदा कर दिया, इंसानों को कहा, कुरान शरीफ की आयत का मफहूम बता रहा हूँ कि इल्म हासिल करो, इस कायनात में छुपी चीजों की तस्वीर करो, उनको जानो, उनको समझो। यही काम मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किया। जैसे मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन को डिस्कवर करने वाला जे प्रीस्ले था, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जे प्रीस्ले को डिस्कवर करने से पहले लोग सांस नहीं लेते थे, सब लेते थे, बस नॉलेज नहीं थी। जे प्रीस्ले ने इस चीज की नॉलेज दी।
कि भाई जिस चीज यानी हम जो सांस लेते हैं ना, तो हवा में से ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं। उसने बस डिस्कवर कर लिया, बस मतलब काम तो पहले भी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, बस समझने की बात है। तो देखो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एसिड को कहाँ कहाँ मौजूद रखा है, वो और से दिखना, तो मेरी बात सुनना। सबसे पहली तस्वीर विनेगर। विनेगर को उर्दू में बोलते हैं सिरका। सिरके में अल्लाह ताला ने ना एसिडिक एसिड रखा है, और सिरके का टेस्ट खट्टा होता है। ठीक है सर। लेमन है, ऑरेंज है, जितने भी खट्टे फल है ना, जैसे लीमू हो गया, कीनू हो गया, इन खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है सर। अच्छा, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड मौजूद होता है, अंगूर में टार्टेरिक एसिड, मिल्क में लैक्टिक एसिड, आंट के यानी जितनी भी रेड आंट है ना, लाल चींटी, और जो शहद की मक्खी होती है उसके डंग में फॉर्मिक एसिड होता है, और सेब में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, ये तो बात तुम्हारे सामने लिखी हुई थी। अब मुझे एक बात बताओ, सिरके का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है सर। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक एसिड मौजूद है। तो सिरका खट्टा इसलिए क्योंकि उसमें एसिड मौजूद है। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, एसिड का टेस्ट सोर होता है, SOUR, सोर। जब भी हम कहते हैं कि जो है ना सिरका सिरका खट्टा है और एसिड्स हैव सोर टेस्ट, तुमने तो अक्सर ये बात पढ़ी होगी छोटी क्लासेस से, कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट, एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। तो क्या आज के दौर में किसी ने एसिड को चखा है? ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ताला ने जिन खानों के अंदर, जिन चीजों के अंदर जिनको हम खाते हैं, उनका टेस्ट खट्टा रखा है। बाद में जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की ना कि भाई ये सिरका है, लेमन है, इनका टेस्ट खट्टा क्यों है, तो पता चला इनमें एक ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो इनमें खटास पैदा करता है। उस खट्टेपन वाले सब्सटेंस को बाद में एसिड का नाम दे दिया। जैसे विनेगर में जो एसिड होता है उसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, लेमन में जो एसिड होता है उसको सिट्रिक एसिड बोलते हैं। अब अगर सर एसिड का टेस्ट खट्टा है तो टोमेटो का टेस्ट भी खट्टा होना चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड मौजूद है। बिल्कुल, हर वो चीज जिसके अंदर एसिड मौजूद होगा उसका टेस्ट खट्टा होगा। अब जो टमाटर है, तुम इसको खाओ, डायरेक्ट टमाटर को खा के देखो, थोड़ा खट्टापन आता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सलाद खाते हुए टमाटर को खाए, उस जब वो खाए तो उसका मुंह थोड़ा सा अजीब सा ना बने, खट्टा होता है। और अंगूर के बारे में तो जुमला है ही मशहूर, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खाओ तो शुरू में थोड़ा खट्टापन आता है। अच्छा सर, ये बात अब तो आप यहाँ फंस जाएंगे आके, दूध में तो कोई खट्टापन होता ही नहीं है, दूध तो पियो तो कोई खट्टापन मन नहीं होता, बिल्कुल सही है। लेकिन दूध जब दही में कन्वर्ट होती है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारे घर में जो वालदाएं होती हैं दही को कैसे बनाती हैं? 1 किलो तक जितना भी दूध है उसको उबाल दिया, उसमें दही का 1 चम्मच डाल दिया, तो वो दूध बनना शुरू होता है। होता क्या है दरअसल, हम हमारे घर में जो वालदाएं हैं या जो बेचारे लोग हैं पुराने, वो अपनी मासूम सी जबान में, आम जबान में कहते हैं कि दूध फट गया। दूध फाड़ने से दही थोड़ी बनती है। दूध फाड़ने का क्या मतलब? शॉपर में दूध लो, तभी में फेंक दो, फट जाएगा, दही बन जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब इसके अंदर दूध में दही डालते हैं ना, तो इस जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं बायो वाले बच्चे जानते हैं, वो अटैक करते हैं दूध के ऊपर, और दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड ना, वो बाहर की तरफ उभर के सामने आता है। और जैसे ही उभर के सामने आता है, उस दूध का टेस्ट खट्टा होने लगता है, खट्टा होने लगता है, वो दूध दही में कन्वर्ट होने लगता है। तो दूध बाहर खुद खट्टा नहीं है, लेकिन दूध जैसे ही डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने का मतलब जब उस पे एंजाइम आके अटैक करेंगे ना, ये पूरा एक टॉपिक है क्लास सेकेंड केमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री में, वहां इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। जब एंजाइम आके उस पे अटैक करेंगे, तो फिर उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड है वो उभर के बाहर आएगा, और दूध जो है गाढ़े लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दही बन जाएगा। और दही का टेस्ट तो होता ही खट्टा है। दही में जब तक, दही को जब खाओ तो खट्टा टेस्ट लगता है, चीनी डाल के खाओ तो वो टेस्ट मीठा हो जाता है, अलग बात है। अच्छा, एप्पल, एप्पल की बात करते हैं। एप्पल में मैलिक एसिड मौजूद है। अगर आप कह रहे हैं सर एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, तो सेब का टेस्ट भी खट्टा होना चाहिए। होता है भाई, कौन इंसान है जो कहता है सेब बिल्कुल मीठा होता है? मैंने कहा ना, अंगूर को खाओ तो शुरू में खट्टा टेस्ट आता है, इसी तरह सेब को भी खाओ तो दांतों के यानी जबड़े जो होते हैं ना, जबड़े के कोने पे हल्का हल्का खटासपन महसूस हो रही होती है। बिल्कुल मीठा सेब होगा ना तो वो गला हुआ होगा। तुम देखो, सेब जो आता है, कहीं पे दब गया है, गल गया है, तो वो गले हुए पोर्शन को काट के खा लो, वो बिल्कुल नरम मुलायम मीठा मीठा होगा, खाने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि सेब का टेस्ट बिल्कुल मीठा नहीं होता। अगर बिल्कुल मीठा होता है ना तो हर कोई गला हुआ सेब खाता। हम हर बच्चा जानता है, हर के घर में सेब तो आते ही होंगे अल्लाह के फजल से। तो सेब जब गल जाए कहीं से, उस गले हुए पोर्शन को खाओ, बिल्कुल नरम मुलायम मीठा मीठा टेस्ट आता है, लेकिन उसको खाने में मजा नहीं आता क्योंकि गला हुआ सेब होता है। गले हुए होने की वजह से उसमें मीठापन आता है। तो हमें मीठा सेब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी हम तो ये कहते हैं ना सर, गला हुआ सेब हमें अच्छा नहीं लगता, यानी इसको मैं दूसरी बात जबान में कैसे कह सकता हूँ, दूसरे अंदाज से, कि मीठा सेब जो बिल्कुल गल चुका है, बिल्कुल मीठा सेब हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे सेब को बिल्कुल मीठा नहीं बनाया है। अगर सेब बिल्कुल सही है, खराब नहीं हुआ, सड़ा नहीं है, तो इसका मतलब
सेब का टेस्ट शुरू में थोड़ा खट्टा होगा क्योंकि उसमें मैलिक एसिड मौजूद है। बिल्कुल मीठा टेस्ट आ रहा है, इसका मतलब सेब गल गया, खराब हो गया, तो किसी को पसंद भी नहीं आएगा, हटा देंगे। तो बिल्कुल मीठा सेब किसी को नहीं पसंद है। ऐसा सेब पसंद है जो कुदरती तौर पर अल्लाह ने रखा है। हाँ, हम फील नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन जब खाओ तो शुरू में सेब का टेस्ट भी खट्टा आता है। अब बची लाल चींटी, रेड आंट और बीज की बात, यानी जो शहद की मक्खियां होती है, उनके डंग में फॉर्मिक एसिड होता है। अब सर क्या चूंटी के डंग को चखा था? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये यहां से तो बात साबित हो गई। अभी तुम समझ लो बहुत पुराने दौर में चल रहे हो, 18वीं 17वीं सदी में चल रहे हो, 21वीं सदी में हो ही नहीं। साइंटिस्ट ने जब चीजों को डिस्कवर किया ना, विनेगर है, लेमन है, टोमेटो है, ग्रेप्स हैं, एप्पल है, इन सबको जब खाना शुरू किया, इनमें कुछ ना कुछ खट्टापन महसूस हुआ। तो इन्होंने यहाँ से एक नतीजा निकाला कि हर वो चीज जिसको खाने से खट्टापन महसूस हो, सोर टेस्ट आए, समझ जाओ उसके अंदर एसिड मौजूद है, यानी उसको एसिड का नाम दे दिया। तो वहां से एक बात पता चली, एसिड की एक फिजिकल प्रॉपर्टी पता चली कि एसिड हैव सोर टेस्ट, एसिड का खट्टा टेस्ट होता है। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हो गई। अब जो चूंटी के, लाल चूंटी का जो डंक था, या जो शहद की मक्खी का डंक था, ये, इसमें एसिड होता है, ये बात कैसे पता चली? जब ये काटती थी ना, तो इसके काटने से, आप सब जानते हैं जब लाल चूंटी काटते या शहद की मक्खी काटते तो उस जगह पे सूजन हो जाती है, लाल लाल निशान पड़ जाते हैं, खारिश होने लगती है, इचिंग होने लगती है, इचिंग। तो जब शहद की मक्खी के डंक, ये जो डंक हो या लाल चूंटी के डंक को चेक किया गया ना, उसमें से ऐसा सब्सटेंस निकला जो इन बाकी सब्सटेंस से मिलता जुलता था। मतलब इनके अंदर जो सब्सटेंस मौजूद था ना, एसिड वगैरह, उनसे मिलता जुलता था। क्योंकि भाई जो एसिड होता है वो अगर हाथ पे गिर जाए तो खारिश होने लगती है, जलन होने लगती है। इसी तरह जब आंट चूटी काटती है, लाल चूटी, या फिर जब शहद की मक्खी काटती है, उसे काटने से भी जलन होने लगती है, खारिश होने लगती है। तो इससे एक बात साबित हुई कि चूटी के डंग में भी एक एसिड है जो कि फॉर्मिक एसिड है। हाँ, वीक एसिड होता है। देखो एक बात पता है, ये सारे के सारे वीक एसिड्स हैं। अगर ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते ना, तो नुकसान पता है क्या होता? खाते इंसान ऊपर निकल जाता। अल्लाह ताला ने जितने भी एसिड्स को बनाया है, यानी आमतौर पे जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो सबके सब वीक एसिड हैं। तो समझ आ रही है मेरी बात? ये तो तुमको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि भाई जो कुदरती तौर पे बनने वाली चीज होती है वो ऑर्गेनिक कहलाती है। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे के सारे वीक हैं। प्रैक्टिकल करके देख लो, सिरके को पियो तो क्या पीते इंसान ऊपर निकल जाता है? नहीं, क्योंकि उसमें एसिडिक एसिड है जो कि एक वीक एसिड है। कैसे वीक एसिड, ये बात कैसे पता चली? इन्हीं चीजों को देख के, कि इन चीजों को खाने से जिनमें एसिड मौजूद है, मतलब जिनमें खट्टापन आ रहा है, वो खट्टापन जिसकी वजह से आ रहा है, उस चीज को हमने एसिड का नाम दे दिया। इनको खाने से कोई खास नुकसान नहीं पड़ रहा हमें, कोई खास नुकसान नहीं पहुंच रहा, हम नॉर्मल रह रहे हैं। इसका मतलब इनके अंदर जो एसिड मौजूद है सबके सब वीक एसिड है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तुमने मिसाल के तौर पर सिरका पी लिया, या लेमन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लिया, तो फिर तो नुकसान होना ही है ना। अब एक बच्चे के ने मेरी बात सुनी कि सर, सिरके में वीक एसिड होता है, तो अब वो पानी की जगह सिरका इस्तेमाल करना शुरू हो गया। भूख प्यास लग रही है, सिरका पी रहा है, हर जगह सिरके का इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर तो जाहिर है नुकसान होना है। चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, है तो एसिड, है तो वो तेजाब, नुकसान तो पहुंचाएगा। हाँ, इस इंसानों की तरह इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल क्वांटिटी में तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ से कुछ बातें पता चली कि भाई एसिड का सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है। और अल्लाह ने जितने भी एसिड्स बनाए हैं, मतलब जो ऑर्गेनिक एसिड्स है, सबके सब वीक एसिड्स हैं। यहाँ से ना, यहाँ से साइंटिस्ट ने कुदरती चीजों को देख के और ऑर्गेनिक एसिड्स को देख के इनऑर्गेनिक एसिड्स की प्रोडक्शन करी। बात समझ में आई मेरी? अब वो कैसे करी, वो अलग अलग बात थी, वो अलग अलग तरीका था। वहां तक जरूर जाऊंगा मैं इंशाल्लाह आज। बाकी बेस क्या होते हैं, बेस के बारे में जब पढ़ूंगा तुमको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। फिलहाल तो अभी एसिड्स के बारे में बात हो रही है। तो हम पढ़ते हैं ना डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स, अरेनियस का कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट, लुईस का कॉन्सेप्ट, दफा करो इन सब कॉन्सेप्ट्स को। पहले समझ में तो आई ये बात कि ये कॉन्सेप्ट आए कहाँ से, क्यों आए, वह बिला वजह पढ़े जा रहे हैं। सर, ये अरेनियस का कॉन्सेप्ट है, एक्वा सॉल्यूशन में एच रिलीज कर दे तो एसिड, ओ एच रिलीज कर दे तो बेस। ब्रोंस्टेड का कॉन्सेप्ट, प्रोटॉन डोनेट कर दे तो एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले तो बेस। कहाँ से आए ये कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट आते क्यों हैं? देखो बच्चों, मेरी बात सुनो। एक साइंसदान का जो दिमाग होता है ना, बड़ा रिसर्च करने वाला होता है, सोचता है हर चीज को बहुत ज्यादा। एक आम आदमी इतना नहीं सोचता है। जैसे वो क्लास 9 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज है ना, डिस्चार्ज ट्यूब वाली, तो उसमें जेजे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया जिससे एक मखसूस किस्म की रेज जनरेट हुई थी, कैथोड रेज, वो कैसे उसने जनरेट किया था? अल्लाह की कुदरत को देख के कि जब बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, तो बिजली इतने
ऊपर से नीचे तक यानी बादलों से जमीन तक कैसे ट्रेवल कर जा रही है, जबकि बादल से जमीन के दरमियान तो गैसेस मौजूद हैं, हवा मौजूद है, और गैसेस तो इलेक्ट्रिसिटी का बेड कंडक्टर है। सोच सोच के अल्लाह की कुदरत को देख देख के, नेचर को ऑब्जर्व कर करके वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं बहुत हाई वोल्टेज पे, गैस के लो प्रेशर पे अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाऊं तो फिर वो गैसेस के अंदर से भी गुजर सकती है, गैसेस गुड कंडक्टर बन सकती हैं। वो बहरहाल क्लास 9 की बात थी। साइंसदान का दिमाग ना बड़ा सूझबूझ वाला होता है, वो हर चीज को बहुत तफसील से गहराई में जाके सोचता है। जब चीजें वो कभी खा भी रहा होता है ना, तो खाते हुए भी कुछ सोच रहा होता है, और खाने के दौरान कुछ उसको महसूस हो जाए, फिर तो समझ लो वो बेचारा खाना गया। सेब खा रहा है मिसाल के तौर पे, अब न्यूटन था, उसके सर पे सेब गिरा, दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, उसने सोचा नीचे ही क्यों गिरा। अब हम जैसे आम बंदा होता है वो बोलता छोड़ो यार, जहां भी गिरा हमें क्या, सेब उठाओ खाओ एंजॉय करो। बारिश होती है, हम में से कोई सोचता है कि बारिश क्यों हो रही है, पानी ऊपर से क्यों आ रहा है, किधर से आ रहा है। हम तो बोलते हैं चलो भाई सबसे पहला काम, छुट्टी हो जाएगी अब इंशाल्लाह स्कूल की कल, कोचिंग जाना नहीं पड़ेगा, कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा। अब फिर घर में खाने पीने के अलग अलग, अम्मी ये बना दे, अम्मी वो बना दे, एंजॉय कर रहा होता है। कोई सोचता क्यों हो रही है बारिश, छोड़ो यार कि जो भी हो रही है हमें क्या करना है, एंजॉय करो। लेकिन एक साइंसदान बहुत सोचता है। अब कभी ना कभी किसी ना किसी साइंटिस्ट ने सेब को तो खाया होगा, लेमन को तो खाया होगा, विनेगर को तो पिया होगा, सिरके को तो इस्तेमाल किया होगा। इन चीजों को इस्तेमाल करने से उसको पहली बार जब उसने ये महसूस किया होगा कि खट्टा टेस्ट आ रहा है, तो बस वहीं से उसने रिसर्च कर दी, शुरू कर दी होगी। जरा सेब बोल रहा होगा मैं किसके हाथ में फंस गया। रिसर्च करते इस नतीजे पे पहुंचे कि इन सब के अंदर खट्टापन जिस चीज की वजह से आ रहा है, उस चीज का हमने नाम एसिड दिया है, और इसके अंदर जो एसिड है वो सारे के सारे वीक एसिड है। वहां से दिमाग चलना शुरू हुआ कि अगर ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं तो इनऑर्गेनिक एसिड्स तो स्ट्रांग होने चाहिए। यानी ये कि जिन एसिड्स को अल्लाह ताला ने बनाया है, इस कायनात को बनाने वाले ने बनाया है, वो अगर वीक हैं, तो इंसान उनकी नकल करके, उनकी चोरी करके, उनकी कॉपी करके, अल्लाह के नेचर को देख के, जितने भी खुद से बनाने वाले एसिड्स हैं जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स बना सकता है। बात समझ में आई मेरी? तो साइंसदानों ने क्या किया, उनमें उन साइंसदानों में सबसे पहला काम, ये काम करने वाला अरहेनियस था। अब अरहेनियस ने ये बात सोची कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अब मैं बार बार कुदरती चीजें नहीं बोलूंगा, मैं कुदरती चीजों को ऑर्गेनिक, और आर्टिफिशियल चीजों को जो इंसान बनाते हैं इनऑर्गेनिक बोलूंगा, ठीक है। तो अरहेनियस ने ये बात सोची, ऑब्जर्व करी कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सबके सब वीक हैं। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड बना लूं, यानी इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग कर लूं, तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। जिसको वीक एसिड चाहिए होगा वो ऑर्गेनिक एसिड की तरफ जाएगा, जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए होंगे वो इनऑर्गेनिक एसिड की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अरहेनियस को इनऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए ऑर्गेनिक की कॉपी कर दी। ऑर्गेनिक की कॉपी करने के लिए ये बात पता होनी चाहिए ना कि ऑर्गेनिक है कैसा। भाई जाहिर सी बात है, मुझे जिसको कॉपी करना है पहले मैं देखूंगा ना वो खुद कैसा है, जब भी उसकी कॉपी कर सकूंगा मैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक टीचर का नाम सुना, भाई फला टीचर ऐसे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फलाना ढमकाना, ये वो, ये खाली सुन रहा हूँ। मुझे सुनने से बड़ी ना उनके बारे में बहुत मोटिवेशन हुई, मुझे बहुत अच्छे लगने लगे, मैं चाहता हूँ कॉपी करूँ, उनके हाल हुलिये को, उनकी फिजिकल अपीयरेंस को भी कॉपी करूँ, और उनके पढ़ाने के अंदाज को भी कॉपी करूँ। उसके लिए मुझे उनको देखना पड़ेगा ना, मुझे उनको जज करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उनके अंदर खुद क्या है, वो खुद कैसे हैं, वो खुद क्या करते हैं। जब मैं उनको देखूंगा, ऑब्जर्व कर लूंगा, जज कर लूंगा, तो उन जैसा बनने की कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, हूं मैं इंसान, जो मैं उनको देख के, सुन के, सोच समझ के जज करूंगा, उसमें कहीं ना कहीं कमी तो रह जाएगी। यही काम अरेनियस ने पहली बार किया। अभी खाली इस सबसे पहले अंकल को देखो, अरेनियस अंकल, अरेनियस चाचू को। इन्होंने कहा कि अगर मुझे इनऑर्गेनिक एसिड्स बनाने हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक है वो वीक एसिड्स हैं, तो अब वीक एसिड बनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने एसिड्स पहले ही वीक बना दिए हैं। अब मैं जो हूँ, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनाऊंगा, सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा। तो अब मुझे वो कैसे पता चले? उसके लिए इस भाई साहब ने काम किया कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड ना, सबको ऑब्जर्व करा, सबके बारे में रिसर्च करी, और जितनी ये रिसर्च कर सका अपने दिमाग के हिसाब से, उसकी रिसर्च यहाँ तक पहुंची कि अल्लाह ताला ने जितने भी एसिड्स बनाए हैं ना, उनके अंदर एच पॉजिटिव को मौजूद रखा है, और जितने भी बेस बनाए उनके अंदर ओ एच नेगेटिव को मौजूद रखा है। तफसील नहीं बता रहा, तफसील तो यही है कि एक्वा सॉल्यूशन में सब्सटेंस को डाल दो, वो एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद एच रिलीज कर दे तो वो एसिड, ओ एच रिलीज कर दे तो वो बेस। तफसील तो वो जब पढ़ूंगा तब बताऊंगा तुमको, पढ़ाऊंगा सॉरी। बहरहाल अरेनियस ने ये ऑब्जर्व करा, मतलब अरेनियस ने अपने दिमाग के हिसाब से जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स को देखा, उन तमाम ऑर्गेनिक एसिड्स में एच मौजूद था, और जितने भी ऑर्गेनिक बेसिस को देखा, उन तमाम ऑर्गेनिक बेसिस में ओ एच मौजूद था, बस।
यहां से अरेनियस ने ये नतीजा निकाल लिया कि हर वो सब्सटेंस एसिड है जिसमें एच मौजूद हो, हर वो सब्सटेंस बेस है जिसमें ओ एच मौजूद हो। ये अरेनियस भाई साहब कहते थे, मैं नहीं कहता था। जब अरेनियस ने ऑर्गेनिक एसिड्स को इस अंदाज से देखा कि एसिड में एच होगा और बेस में ओ एच होगा, तो इसी के जरिए खुद से ऑर्गेनिक एसिड बना ली। यानी ये समझ गया कि अगर मुझे एसिड्स बनाने हैं तो उन एसिड्स में वो चीज जरूर रखनी पड़ेगी जो कुदरती तौर पे अल्लाह ने एसिड्स में रखी है, यानी एच पॉजिटिव। उसने अब हर एसिड के अंदर एच पॉजिटिव को रखा। देख लो, इसके बनाए हुए तमाम एसिड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरिक एसिड, सब में एच मौजूद है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3, फोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, फोस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसको हम किंग ऑफ ऑल केमिकल भी बोलते हैं, उस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। तो इसने जितने भी एसिड्स बनाए उन सब के अंदर एच को रखा, और जितनी भी बेस बनाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकिंग ट्वाइस, हर बेस के अंदर OH रखा, क्योंकि ये समझता था कि अल्लाह ताला ने जितने भी एसिड्स बनाए हैं उनके अंदर एच रखा है, तो मैं भी जितने एसिड्स बनाऊंगा मैं भी उनके अंदर एच रखूंगा। अभी तो बेचारा गैर मुस्लिम था, इसको अल्लाह ताला का तो नहीं पता। बहरहाल ये सारी ये बात जानते थे, अक्लमंद तो थे ना, कि इस कायनात को चलाने वाली कोई ना कोई एनर्जी है। जो चलो वो एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात अलग निकल जाएगी। और इसने कहा कि जितने भी बेसिस इस कायनात को बनाने वाले ने बनाए उस बेस के अंदर OH मौजूद है, तो मैं भी अगर कोई बेस बनाऊंगा तो मुझे उसमें OH जरूर रखना पड़ेगा। इसने भी हर बेस के अंदर OH रखा, और यहाँ से बहुत काफी अरसे तक अरेनियस का कॉन्सेप्ट चलता रहा। लेकिन जब बात आई ना कार्बन डाइऑक्साइड की, और कार्बन डाइऑक्साइड के नेचर को देखा, सिर्फ तब तारुफ बता रहा हूँ तुमको, मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इन तमाम बातों को तफसील से एक्सप्लेन करूंगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को देखा तो कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर एसिडिक निकला। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। ओ की मौजूदगी की वजह से अरेनियस भाई साहब ने बगैर सोचे समझे, बगैर रिसर्च करे ये बात कह दी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड में क्योंकि ओ मौजूद है वो बेस है, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर था। फंस गया, गलत हो गया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो बगैर कुछ सोचे समझे रिसर्च किए इसने कहा कि क्योंकि अमोनिया में एच मौजूद है ना, अमोनिया एक एसिड है। हालांकि बाद में जब रिसर्च करी गई पता चला गया, देखा गया तो अमोनिया एक बेस था। तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ा गया, हिल गया। बेचारे का कॉन्सेप्ट खराब हो गया। कॉन्सेप्ट खराब क्यों होता है, वजह क्यों होती है, क्योंकि जितना उस साइंटिस्ट ने चीज को देखा, ऑब्जर्व करा, वहां तक वो पहुंचा, आगे पहुंच नहीं सका। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट दिया ब्रॉन्स्टेड लोरी ने। मतलब मेरी इस बात का मतलब ये है कि तुम जरा और से देखना, बस बात खत्म करने वाला हूँ, लेक्चर खत्म होने वाला है। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख रहा हूँ, बताओ क्या लिखा है। जो बच्चे, जो लोग सामने से देख रहे हैं ना, उनके लिए 6 है, और जो ऊपर से कोई देखेगा इसको आके, उसके लिए 9 रहेगा। है ना भाई, मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूँ, मुझे 6 दिख रहा है, और कोई अगर लैपटॉप के यानी पीछे से आता है और ऐसे ऊपर से झांक के स्क्रीन से देखता है तो उसके 9 दिखेगा। तो अब दोनों में से कौन सही है कौन गलत, दो लड़ते रहे कि मैं सही हूँ। अब लड़ने की बात नहीं है, बात है ऑब्जर्वेशन की, नजरिए की। जो जिस अंदाज से देखता है ना उसको वो चीज सही लगती है, वो उस अंदाज से उसको एक्सप्लेन करता है। समझ आई मेरी बात। अब अरहेनियस ने जितना देखा उतना एक्सप्लेन कर दिया। अरहेनियस भाई साहब समझे कि हर कुदरती एसिड में एच होगा, तो मैं भी जो एसिड बनाऊंगा उसमें एच होना चाहिए। हर कुदरती बेस में ओ एच होगा, तो मैं भी जो बेस बनाऊंगा उसमें ओ एच होना चाहिए। वहां से एक कानून बना दिया कि हर एसिड के अंदर एच होगा, हर ओ एच के अंदर बेस, हर बेस के अंदर ओ एच होगा। यानी एसिड को अगर एसिड मानना है तो उसके अंदर एच होना चाहिए, और बेस को अगर बेस मानना है तो उसके अंदर ओ एच होना चाहिए। बस यहाँ से। और लेकिन कुछ चीजों में गलत हो गया, लिमिट कर दी अपनी बात को। बाकी ब्रॉन्स्टेड लोरी और ल्यूइस का कॉन्सेप्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करता था, कि जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे वो एसिड, जो एक्सेप्ट कर ले वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर दे वो बेस। खैर बहरहाल, तो इनका कॉन्सेप्ट जो ब्रॉन्स्टेड डोरी और लेविस का था गलत नहीं था। दोनों के कॉन्सेप्ट में बस नजरिए का फर्क था। ब्रॉन्स्टेड डोरी प्रोटॉन की बुनियाद पे देखते थे, और जो अरेनियस साहब थे वो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर की बुनियाद पे बात देखते थे दोनों सही। अरेनियस का कॉन्सेप्ट लिमिट था, बाउंड्री थी उसकी। समझ आई मेरी बात, कि वो सिर्फ एच और ओ एच की बुनियाद पे एसिड बेस को एक्सप्लेन करता था। बाकी जो ब्रॉन्स्टेड लोरी और लेविस का कॉन्सेप्ट था उनमें नजरिए का फर्क था। एक प्रोटॉन की बुनियाद पे बात कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पे बात कर रहा है, कि जिस दिन सब्सटेंस में प्रोटॉन मौजूद है, एच मौजूद है, वो अरेनियस सॉरी ब्रॉन्स्टेड लोरी की नजर में वो एसिड बेस, और जिनमें प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है वो लेविस की मदद से कर लो। तो बात यहां तक साबित हुई कि अरेनियस का कॉन्सेप्ट लिमिटेड था, और बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट नजरिए का फर्क था।
एक प्रोटॉन की बुनियाद पे देख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की बुनियाद पे देख रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इनकी तफसील पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।